मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम आज एक और अगला टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सरफेस टेंशन। समझ में आ गया? तो इस सरफेस टेंशन में क्या क्या घटनाएं घटती है और ये कहाँ कहाँ पे उपयोग में लाया जाता है, ये सारी बातें को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, लेकिन सरफेस टेंशन को जानने से पहले हमको सरफेस एनर्जी को जानना होगा, तभी हम सरफेस टेंशन को जान पाएंगे। समझ में आ गया? चलिए समझते हैं हम लोग सबसे पहले सरफेस एनर्जी को। क्या होती है सरफेस एनर्जी? ये देखिए एक कंटेनर है। ठीक, ये कंटेनर पे हमने लिक्विड को क्या कर दिया है, भर दिया है। समझ में आ गया? और इस लिक्विड में कुछ हम लिक्विड का मॉलिक्यूल्स को भी ऊपर में क्या कर दिए हैं, दिखा दिए हैं। सभी जगह पे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन समझाने के लिए केवल आपके लिए हम ऊपर में केवल मॉलिक्यूल्स को दिखाए हैं। ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये क्या है, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स है। समझ पा रही है? अब ये मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखिए कि इसका, इस कंटेनर का तीन ओर क्या है, बंद है। तीन ओर क्या है, बंद है, लेकिन ये भाग आप देख रहे हैं, ये भाग क्या है आपका, ओपन है। समझ पा रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो तीन ओर इस कंटेनर से अटैच है। मेरा बात समझ में आया? वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर की वाल से तीन ओर क्या है, अटैच में है कि नहीं है? लेकिन एक ओर क्या है आपका, ओपन है। अब इसके ऊपर में आप जो भी मान लीजिए, हवा मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, लेकिन फिलहाल हम हवा को भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है मान के चल रहे हैं, यानी कि हवा को भी क्या करके चल रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक, क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? कारण कि यहाँ पे जो हवा है वो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना के बराबर लगती है, इसीलिए वहां का हवा जो प्रेजेंट है उसको अभी हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है उसको ध्यान से समझिएगा, इसका मैकेनिज्म को। मान के चलिए कि ये मॉलिक्यूल्स है। अब इस मॉलिक्यूल्स में से किसी मॉलिक्यूल्स को उठा सकते हैं, समझाने के लिए हम एक मॉलिक्यूल्स को उठाते हैं। ठीक, ये एक मॉलिक्यूल्स है, तो इसके नीचे भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। हमने बता के रखा सभी जगह क्या भरे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं इस तरह से। अब आपने पढ़ के रखा है कि इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती है? तो ये मॉलिक्यूल्स को हम माने तो ये मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींचेगा। समझ में आ गया? ये मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींचेगा, ये मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल्स भी अपनी ओर खींचेगा, ये मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल्स भी अपनी ओर खींचेगा। बात पकड़ में आया? केवल एक को नहीं, आपस में सभी ऐसे होंगे, एक दूसरे में खींचातानी। लेकिन समझने के लिए हम एक मॉलिक्यूल्स को लेकर चल रहे हैं। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल्स को चारों ओर से क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो वो जाएगा किधर, किधर जाएगा? कहीं कहीं जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा। तो यहां का नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। कहीं नहीं जाएगा मतलब उसका नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो। कैसे नेट फोर्स जीरो हुआ उसको भी समझ लीजिए कि इधर ये जितना फोर्स से खींच रहा है उतना फोर्स से ये खींच रहा है। इक्वल फोर्स है लेकिन अपोजिट है, तो दोनों फोर्स वहां पे क्या होती है, कैंसिल होता है। ये इसको जितना फोर्स से ऊपर खींच रहा है उतना फोर्स से नीचे खींचा जा रहा है। ये दोनों फोर्स भी क्या है, इक्वल लेकिन अपोजिट। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना हुआ, जीरो। तो ये मॉलिक्यूल्स किधर मूव करेगी, क्या कहीं भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। ये बातें आपको समझ में आया? ठीक, लेकिन ऊपर सरफेस को आइए, किधर, ऊपर वाला सरफेस। अगर हम ये मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये मॉलिक्यूल्स की बात करें हम, तो ये मॉलिक्यूल्स को ये नीचे क्यों खींच रहा है, ये वाला इसको खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है। क्या ऊपर खींच रहा है कोई? ऊपर में तो कोई नहीं है, हवा है, तो हवा को हम नेग्लेक्ट कर दिए हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आपका टोटल फोर्स जीरो हुआ? नहीं हुआ वहां पे टोटल फोर्स जीरो, क्योंकि आपका ओपन
जो भाग है उधर आपका कोई किसी भी प्रकार की फोर्स नहीं लग रहा है। बात पकड़ में आया? तो इसका फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की ओर ज्यादा लग रहा है। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर आने के लिए खोजेगा? नीचे की ओर फोर्स लग रहा है ना, ऊपर की ओर तो आपका फोर्स नहीं लग रहा है, तो नीचे की ओर लग रहा है फोर्स, तो ये मॉलिक्यूल्स किधर आएगा? नीचे की ओर। तो क्या इस मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर आने के लिए दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं। वो अपना स्थान को छोड़े तभी तो वो नीचे आए, नहीं तो कैसे आएगा? उसमें फोर्स लग रहा है नीचे आने के लिए, लेकिन उसको आने के लिए जगह दिया जाए तभी तो वो नीचे आएगा। समझ पा रहा है मेरा बात? चलिए आपको एक हम सिंपल एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए पेन है, ठीक, इस पेन को हम इस तरह से उठा दिए इतना ऊंचा, हम जमीन से इसको इतना ऊंचा उठाए, तो इसमें किस प्रकार का एनर्जी क्रिएट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी का काम क्या है? काम करना, वर्क डन करना। जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये सडनली नीचे चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। लेकिन इसको हम जाने दें तब ना जाएगा, नहीं, जब तक जाने नहीं देंगे तब तक इसमें क्या स्टोर है? आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसी तरह से इसमें क्या लग रहा है? नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स वो काम करके खत्म करना चाहता है, लेकिन खत्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नीचे आ ही नहीं सकता, उसको वहां पे जो नीचे मॉलिक्यूल्स है वो आने देगा ही नहीं। तो इस मॉलिक्यूल्स पे आपका क्या स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। बात पकड़ में आया? क्लियर? क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी कहते हैं। केवल सरफेस पे लगती है। कहां पे लगती है? केवल सरफेस पे। ये आपका सरफेस ही तो है, सरफेस पे लग रहा है एनर्जी, यही एनर्जी सरफेस है। बाकी और तो क्या है? आपका बंद है, लेकिन ऊपर का भाग आपका क्या है? पानी का सरफेस है। उस पानी का सरफेस में जो एनर्जी क्रिएट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी क्या कहलाता है? सरफेस एनर्जी कहलाता है। ये केवल जिस भाग आपका फ्री है, ओपन है, वही लेयर में, उसी सरफेस में केवल दिखाई देने के लिए मिलता है। क्लियर? चलिए यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा। एवरी पार्टिकल्स ऑन फ्री सरफेस, फ्री सरफेस कौन है आपका? ये वाला भाग, और बाकी तीन भाग तो बंद है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हैज सरफेस एनर्जी। इधर में जितनी भी आपका पार्टिकल्स है सब में क्या है? सरफेस एनर्जी है। ये आपको पता चला, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू लीव लिक्विड सरफेस एंड इवेपोरेट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन। समझिएगा, अगर यहाँ पे जो एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स है उसका सरफेस को अगर हमको क्या कराना है? लिव कराना है, तो उसको क्या कराना होगा? हमको नीचे की ओर से हमको एनर्जी देना होगा। एक बार फिर से समझेगी, यहां पे फोर्स कैसे लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। अब ये सरफेस को ये कब छोड़ेगा? जब नीचे जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स हम उसको दे दें। समझ पा रही है? और ज्यादा फोर्स कब लगेगा? जब हम इसको क्या करते हैं? हीट कर दें। हीट कर दें तो हीट एनर्जी जो नीचे की ओर लगने वाला एनर्जी से कहीं क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो ये मॉलिक्यूल्स को अपना लेयर क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। बात पकड़ में आया? और वो अपना लेयर को क्या करेगा? छोड़ देगा। और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन एनर्जी कहते हैं, मतलब वाष्पन ऊर्जा कहा जाता है उसको, वाष्प ऊर्जा कहा जाता है। बात पकड़ में आया? यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और वाटर के लिए कितना होता है? ये 40 किलो जूल पर मोल होता है। क्लियर? डाउट है? तीसरा पॉइंट आइए, सरफेस एनर्जी इज हाफ ऑफ इवेपोरेशन एनर्जी। अब जितना यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, कैसा एनर्जी? इवेपोरेशन एनर्जी दे रहे हैं, उसका आधा होता है। कौन? सरफेस एनर्जी। क्लियर? तभी तो वो अपना क्या करता है? सरफेस को छोड़ के भाग बन के उड़ जाता है। अगर दोनों बराबर रहा, कौन कौन? इवेपोरेशन एनर्जी और यहाँ पे लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या वो अपना लेयर को छोड़ के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा।
कब जाएगा वो? जब आपका इवेपोरेशन एनर्जी उससे ज्यादा हो जाए। क्लियर? इसीलिए इस टर्म को लिख दिया गया है सरफेस एनर्जी इज हाफ ऑफ इवेपोरेशन एनर्जी। जो आपने एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं उस एनर्जी का वो क्या होता है? आधा होता है। क्लियर? डाउट है? तो ये बात समझ में आती होगी आप लोगों को। सरफेस एनर्जी केवल सरफेस में लगता है, जिस भाग आपका फ्री होती है। तीन तरफ तो क्या है आपका? क्लोज है, और क्लोज है तो कंटेनर की वॉल से वो क्या किया है? अटैच किया हुआ है। तो एक भाग क्या है आपका? खुला हुआ है। तो उस खुला हुआ भाग में ही क्या लगता है आपका? सरफेस एनर्जी लगता है। और सरफेस एनर्जी कैसे लगता है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे क्या करते हैं? आपस में खींचातानी करते हैं, लेकिन ऊपर में तो मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो उधर ऊपर में कौन खींचेगा उसको? कोई नहीं खींचेगा। नीचे खींचेगा तब इसको किधर फोर्स लग रहा है? नीचे की ओर, लेकिन वो नीचे आ नहीं पा रहा है। कैसे आएगा? क्योंकि नीचे आने के लिए इसके पास में जगह नहीं है। तो वो एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सरफेस एनर्जी, सरफेस पे लगने वाला एनर्जी। क्लियर? यस सर। अगर ये हमारा सरफेस नहीं था तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना? 0। लेकिन सरफेस में है इसलिए वहां पे क्या स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। और वही एनर्जी सरफेस एनर्जी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यस सर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग पृष्ठीय तनाव कहते हैं। अब लेयर पे आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट है। अब उस एनर्जी को अगर हम थोड़ा सा फोर्स भी लगा दें तो वो हमारा फैल जाएगा, लेकिन वो लेयर नहीं फटने वाला है। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे क्या क्रिएट हो चुका है? एनर्जी क्रिएट हो चुका है। समझ पाई? तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोला है? इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ अक्रॉस एनी इमेजिनरी लाइन अक्रॉस द सरफेस ऑफ गिवन लिक्विड। मान के चलिए ये गोल देख रहे हैं आपका, ये लिक्विड का ड्रॉप है। क्या है? लिक्विड का ड्रॉप। इसमें हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका क्या है? इमेजिनरी लाइन। ऐसे देखिएगा तो क्या आपको लाइन दिखाई देगा? वहां लाइन दिखाई नहीं देगा। सिर्फ उसको हम लोग क्या किए हैं? कल्पना किए हैं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक लाइन है। ठीक, अब ये काल्पनिक लाइन है तो इस लाइन के दोनों ओर भी क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। यस सर। इस तरह से बात पकड़ में आ रहा है? यस सर। मॉलिक्यूल्स तो सभी जगह प्रेजेंट है कि नहीं? तो यहाँ पर भी इस लाइन के दोनों ओर क्या है? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बात समझ में आया? Yes. अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल्स इसको खींचेगा और ये मॉलिक्यूल्स इसको खींचेगा। मतलब ये दोनों इस तरह से लगेंगे। हम यही सीखे हैं ना Yes, sir. कि मॉलिक्यूल्स अपने आप में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लग रहा है? ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। सपोज दैट ये जो लाइन हमने खींचा, इस लाइन की लेंथ को हम क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. समझ पा रही है? Yes, sir. ये क्या है? आपका लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर पे हमने क्या रखा? एक इमेजिनरी लाइन बना दिया। अब लाइन बनाए तो उस लाइन के चारों ओर क्या मौजूद होंगे? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स का काम क्या है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। तो इसी तरह से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या लग रहा है? आपका फोर्स। कैसा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक, और इस लाइन का लेंथ कितना है? लंबाई कितना है? L। चलिए आगे ध्यान से देखिए, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बार फिर से देखिएगा, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ अक्रॉस एनी इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन है हमारा अक्रॉस द सरफेस ऑफ गिवन लिक्विड। क्लियर होती है बात यहाँ पे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। सरफेस टेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से। तो S इक्वल टू क्या हुआ? F बाय N। F क्या है? फोर्स। कैसा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। L क्या है?
लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या मिल जाता है, F बाई L। क्लियर? Yes, sir. आगे थोड़ा सा और देखिएगा। सरफेस टेंशन इज ए टेंजेंशियल फोर्स ऑन दी सरफेस। आपका टेंजेंट पे लग रहा है ये इस तरह से, टेंजेंशियल फोर्स है कि नहीं? टेंजेंट का मतलब समझती है? स्पर्श जिसको कहते हैं हम लोग, स्पर्श। ये अंदर पे नहीं लग रहा है, ऊपर पे लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कैसे दिखाएं आपको? ठीक, तो सरफेस टेंशन इज ए टेंजेंशियल फोर्स। आप याद रखेंगे ये पॉइंट, ऑन दी सरफेस। सरफेस का टेंजेंट में, स्पर्श में लगता है। ठीक, तो ये था आपका सरफेस टेंशन। डाउट है कहीं पे सरफेस टेंशन? चलिए थोड़ी सी और बातें कर लेंगे हम इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस। एस का मतलब सरफेस टेंशन। समझिए बात को इधर। एस इक्वल टू क्या है आपके पास, F बाई L। F मतलब फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL t माइनस 2। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। होता है कि नहीं होता है? मास के लिए आप क्या डालेंगे, m, एक्सेलरेशन के लिए L t माइनस 2 बाई, नीचे क्या है लेंथ, लेंथ के लिए L। L से L कैंसल, तो क्या मिला आपको, m L0 t माइनस 2। ये आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? डाउट है? No, sir. इसका यूनिट की बात करेंगे हम। यूनिट ऑफ एस। एस मतलब सरफेस टेंशन। एस इक्वल टू आप क्या सीखे, F बाई L। फोर्स, फोर्स को न्यूटन्स है कि नहीं, बाई ये क्या है लेंथ, लेंथ के लिए मीटर। क्या मिला, न्यूटन्स पर मीटर। ये इसका यूनिट बना। डाउट है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में? सरफेस एनर्जी किसको कहें, जो ओपन भाग पे लगने वाला एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। उस एनर्जी को अगर हमको क्या कराना है, उस मॉलिक्यूल्स को लिंक कराना है, वहां से उस स्थान को छुड़वाना है, तो उसको हमको क्या करना होगा, हीट देना होगा। कैसा हीट देना होगा, इवेपोरेशन। और वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी वो अपना सरफेस को छोड़ सकता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो सरफेस एनर्जी है, इवेपोरेशन एनर्जी का आधा होता है। क्लियर? सरफेस टेंशन किसको कहे, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ अक्रॉस एनी इमेजिनरी लाइन। अक्रॉस इमेजिनरी लाइन, ये आपका इमेजिनरी लाइन है, इसका आर पार अक्रॉस दी सरफेस ऑफ गिवन लिक्विड। ये F और ये हो गया L। तो S इक्वल टू हमको क्या मिला, F बाई L। F का मतलब समझ में आ गया होगा? Yes, sir. क्या है ये, Force. फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स किसका, मॉलिक्यूल्स की। L क्या है, लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। ठीक, पर का मतलब क्या होता है, बाई। पर का मतलब ही क्या होता है, बाई, पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ, बाई लेंथ, F बाई L। क्लियर? तो ये था आपका सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। क्लियर? इसका हमने डायमेंशनल फार्मूला भी देखा और इसका SI यूनिट भी देखे। क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है। किसके किसके बीच में, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन, क्या संबंध रखता है ये। ठीक, Yes, sir. देखते हैं कि हमने जो सरफेस टेंशन पढ़ा और सरफेस एनर्जी पढ़ा, ये दोनों के बीच में
क्या रिलेशन होती है, दोनों के बीच में क्या होगा, क्या संबंध होगा, उसको देखते हैं। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक, ये आपका क्या है, फ्रेम है, वायर का बना हुआ क्या है, फ्रेम है। फ्रेम का मतलब समझती है ना, ये हमने लिख दिया, इसमें हमने क्या लगा दिया, एक स्लाइडर। स्लाइडर का मतलब समझ में आता है कि इसको पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सोप का लिक्विड यानी कि साबुन का लिक्विड को इसमें क्या कराते हैं, डीप करके निकालते हैं, तो इसके बीचों बीच में क्या बन जाएगा, आपका फिल्म बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको याद कराए हम, जो बच्चा लोग ऐसा करके करता है, देखिए गोल गोल निकलता है, उसके बीच में क्या बनता है, फिल्म। उसी तरह से यहाँ भी क्या बना, आपका फिल्म बन गया। ये क्या है, आपका फिल्म। क्लियर? अब समझेगी कि ये W का मतलब हुआ विड्थ यानी कि चौड़ाई, किसका, इस फ्रेम का। L का मतलब हुआ लेंथ, किसका, फ्रेम का। पकड़ में आया? अब इस स्लाइड को हम पकड़ते हैं और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। इस डायरेक्शन पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जैसे ही हम इसको आगे की ओर खींचेंगे तो यहाँ में जो फिल्म है वो फिल्म बना हुआ को फूट जाना चाहिए, फूटना चाहिए कि नहीं फूटना चाहिए। लेकिन कुछ दूरी तक अगर हम इसको स्लाइड करते हैं तो देखते हैं कि ये जो फिल्म है वो नहीं फूटती है, बल्कि क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रेच। स्ट्रेच क्यों हुई, क्योंकि वहां पे एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं रहता तो उसको हम लोग थोड़ा सा बल लगाते और फूट जाते। समझ में आ गया? तो इसमें आपको दो चीज देखने के लिए मिल रही है। क्या क्या मिल रही है, सरफेस टेंशन भी और सरफेस एनर्जी भी। बात पकड़ में आया? समझ पा रही है कि नहीं आया समझ में? सरफेस एनर्जी जो हम लोग आगे की ओर बढ़ाए तब वो नहीं फूटा। सरफेस टेंशन ये इसके बीच में फिल्म का बनना, वो आपका क्या है, सरफेस टेंशन। तो चलिए आगे समझेंगे इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्लाइडर इज स्लाइडेड। ये हमारा क्या है, स्लाइडर। ये वाला क्या है आपका, स्लाइडर। स्लाइडर इज स्लाइडेड बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ के अप्लाई फोर्स कर देंगे तो वो आगे की ओर खिसक जाएगा। खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? इट स्लाइड बाय विथ डेल्टा W चेंज इन सरफेस एरिया। यानी कि यहां से यहां से लेकर यहां का इसका चौड़ाई कितना था, W। तो यहां से यहां कितना स्लाइड हुआ, ये डेल्टा W। उतना हम चौड़ाई उसको क्या कर दिए, खिसका दिए पकड़ के। समझ में आ गया? अब सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना हुआ समझेगी, इक्वल टू 2L इंटू डेल्टा W। ठीक, 2L का मतलब क्या हुआ कि ये जो फिल्म बना है इस तरह से, ठीक, तो इसका कितना सरफेस, कितना सरफेस, दो सरफेस, एक इधर का सरफेस और एक इधर का सरफेस। समझ पाई बात को? मान के चलिए इसको हम उठा दें, इसको उठाते हैं, ये देख रही है ना, इस तरह से फिल्म बना हुआ है, तो एक सरफेस इधर और एक सरफेस इधर। तो इस स्लाइड में कितना सरफेस, 2 सरफेस, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, 2। और एक का लेंथ को अगर हम L माने तो दूसरा का भी सरफेस का लेंथ कितना होगा, L। एक का जो घिसका हुआ चौड़ाई डेल्टा W, तो दूसरा का भी कितना, डेल्टा W। तो यानी कि सबको हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पाई बात को? तो इस तरह से ये हमारा एरिया निकल जाएगा। कितना हम उसको आगे की ओर खिसकाए हैं वो एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ पा रही है बात को? चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। ये A से कहां पे पहुंच गया, A डैश में, B से कहां पहुंच गया, B डैश में। कितना दूरी, डेल्टा W। क्लियर? आगे फोर्स अप्लाइड फॉर दिस स्लाइड
फोर्स अप्लाइड फॉर दिस स्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई की? F। इस स्लाइड में कितना फोर्स अप्लाई किए? F। यही F है, F। यहां पे कितना सरफेस? Here is टू सरफेस। कितना सरफेस है? टू सरफेस। और यही टू सरफेस के लिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग किए हैं? टू प्रयोग किए हैं। समझ में आ गया? तब यहाँ पे टोटल फोर्स जो आपको निकलने वाला है वो कितना फोर्स लगेगा? ध्यान से समझिएगा। F मतलब सरफेस टेंशन इनटू क्या है? L इनटू टू। टू का मतलब टू सरफेस, दोनों को। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। नाउ वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हैं आप लोग? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझिएगा बात। फोर्स, ये भी आपका फोर्स क्या है? 2SL लिख सकते हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा W। डेल्टा W। क्लियर? 2SL डेल्टा W। ये आपका वर्क डन निकला। हो गया। सरफेस एनर्जी ऑफ एक्सपेंडेड एरिया कितना निकल गया? 2SL डेल्टा W। यहां पे आप फिल्म भी लिख सकते हैं। एरिया, एक्सपेंडेड एरिया। एक्सपेंडेड एरिया यहां पे कौन कौन है बताइए तो? A डैश, B डैश। ये एरिया ये निकल गया। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। Therefore A is the area generated by A equal to, समझिए पॉइंट यहां पे, 2L डेल्टा W। क्लियर? यानी कि 2L डेल्टा W के बदली में हम क्या लिख सकते हैं? A मतलब एरिया। किसका एरिया? A डैश, B डैश का एरिया। कितना? 2L डेल्टा W। क्लियर? ये L क्या है? इसका लंबाई, और ये क्या है? इसका चौड़ाई। इसका एरिया चाहिए हमको, तो कितना इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना? L। चौड़ाई कितना? डेल्टा W। कितना सरफेस है यहाँ पे? दो सरफेस, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। लंबाई गुना चौड़ाई को किससे मल्टीप्लाई किए? 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि 2 सरफेस है। क्लियर? तो क्या आप सरफेस एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, 2L डेल्टा W के लिए क्या लिखें? A। और आपका क्या बच गया? S। आपका सरफेस एनर्जी AS। क्लियर?
वहां से थोड़ी सी भाग को यहां से, एस क्या है आपका? सरफेस टेंशन। एस क्या है? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को अगर आप बाहर कर देते हैं तो क्या मिलने वाले हैं बताइए? सरफेस एनर्जी बाय एरिया। देखिए ये आपका सरफेस टेंशन निकलेगा। यही तो था हमारा सरफेस एनर्जी बाय ए, जो यहां से निकल के आती है। ये रिलेशन होती है दोनों में, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में। ये क्या शो किया उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आप सरफेस एनर्जी बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन केवल आप एरिया को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन घट जाएगा। ये शो किया, समझ में आ गया? डाउट है? थोड़ी सी ये भाग को मिटाते हैं हम लोग। एरिया इक्वल टू क्या ले लिए हम? 1। एरिया इक्वल टू क्या ले लिए? 1। तब आपको यानी कि एस, एस मतलब सरफेस टेंशन इक्वल टू, बताइए, सरफेस एनर्जी बाय क्या लिखा हुआ है? एरिया। एरिया के बदले में आप क्या ले रहे हैं? 1। तो आपको क्या मिलेगा? एस इक्वल टू सरफेस एनर्जी, यानी कि सरफेस एनर्जी को ही हम लोग सरफेस टेंशन भी कहते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो इसके बारे में भी एक लाइन लिख देते हैं। लिखिए, सरफेस टेंशन एरिया। समझ में आया? यही चीज को लिखें, सरफेस टेंशन किसके बराबर? सरफेस एनर्जी के बराबर। यही चीज लिखा हुआ है। देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसी को लिख दिए। ये दोनों रिलेशन होता है दोनों के बीच में। हो गया? चलिए अब थोड़ी सी और बातें समझते हैं कि ऐसा हमारा कौन कौन सा फैक्टर होगा जो सरफेस टेंशन को प्रभाव में डालता है। मेरा बात समझ में आया कि सरफेस टेंशन अगर क्या चीज के देने से घटेगा और क्या देने से बढ़ेगा, वो उसका कारक कहलाएगा। समझ में आ गया? तो देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। पहला टेम्परेचर। पहला हम क्या जानेंगे? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? घटेगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होता है? घटता है। समझिएगा पॉइंट यहाँ पे कि कोई गंदा कपड़ा है, मैला कपड़ा है, अगर उससे मैल नहीं छूट रहा है तो उसको अगर आप गर्म पानी पे डाल दें तो वो मैल आसानी से छूट जाता है। इसका क्या मतलब कि जो सरफेस टेंशन, जो मैल है ना, वो क्या होता है? सरफेस टेंशन करता है। उसका जो टेंशन है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे आप पानी पे डाल देते हैं, उसको हीट कर देते हैं, तो वो टेंशन क्या होता है? घट जाता है। और टेंशन के घटने से वो आसानी से क्या होता है? उस जगह को छोड़ देता है। समझ में आ गया?
इसीलिए गर्म पानी पे आपका मैला कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। इसका एक एग्जांपल। बात पकड़ में आया? यस सर। तो क्या समझे आप, टेम्परेचर को अगर आप क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं, तो आपका सरफेस टेंशन, एसटी का मतलब समझ पाएंगे, यस सर। क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। और यही वजह है कि मैला कपड़ा आपका क्या होता है, गर्म पानी में जल्दी सूख जाता है, क्योंकि मैल का जो सरफेस टेंशन है ना, जकड़ के रखना, वो क्या होता है, कम हो जाता है, और कम होगा तो आसानी से छूट जाएगा। समझ पाई? यस सर। चलिए दूसरा, इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी का मतलब समझ आता है आप लोगों को? अशुद्धि। इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी का मतलब अशुद्धि। अगर किसी लिक्विड पे इम्प्यूरिटी को क्या करते हैं आप, बढ़ाते हैं, तो वहां का सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। इम्प्यूरिटी का मतलब समझ में आता है? अशुद्धि। जैसे कि पानी है तो पानी में तेल को मिलाना, मतलब क्या मिलाया, इम्प्यूरिटी मिलाया, तो इस केस में उस पानी का सरफेस टेंशन क्या होगा, घट जाएगा। इम्प्यूरिटी को बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होती है, घटती है। इम्प्यूरिटी को क्या करेंगे आप, बढ़ाएंगे, तो सरफेस टेंशन आपका क्या होगा, घटेगा। क्लियर? यस सर। चलिए समझिए इस पॉइंट को, कि आप देखे हैं जैसे जैसे बरसात के समय आता है तो नगर निगम वाले लोग लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाते हैं कि जमा हुआ पानी को हटाइए, मच्छर से बचिए। बोलता है कि नहीं बोलता है? क्यों हटाने के लिए बोलता है वो लोग? क्योंकि वहां मच्छर पनपती है, मच्छर जाके वहां पे क्या करता है, अपना डेरा डालता है, तरह तरह की केमिकल दिया जाता है, तरह तरह की फोक किया जाता है। समझ पा रही है? तो ऐसा क्यों किया जाता है उसको समझिए। ठीक, चलिए मान के चलिए कि बरसात का दिन की बात कर रहे हैं। ये बरसात के दिन में एक कटोरा है या कंटेनर है, जो भी है, ठीक। इसमें क्या जमा हो गया बोलिए तो? पानी। पानी जमा होता ही है, और इसमें क्या पनपता है आपका, मच्छर पनपता है। हमको पता है ये वाला भाग आपका क्या है, सरफेस एनर्जी है कि नहीं है? अब इसमें सरफेस एनर्जी है, तो सरफेस एनर्जी के बढ़ने से आपका सरफेस टेंशन भी बढ़ती है, ठीक। अब यहाँ पे आके मच्छर बैठा इसके ऊपर पे, समझ पा रही है? मच्छर बैठा तो ये वाला भाग, ये ऊपर का जो टेंशन है, वो ये आपका क्या करेगा, नीचे को उसको नहीं जाने देगा, थोड़ा सा जहाँ पे बैठेगा वहां पे दब जाएगा। क्योंकि अभी हम यहाँ पे देखे सरफेस टेंशन था, उसको स्लाइड किए तो आगे की ओर बढ़ गया ना, तो यहाँ पे ये टेंशन में जैसे बैठा तो वो पानी नीचे की ओर क्या हो गया, दब गया, लेकिन वो डूबा नहीं, क्योंकि वहां पे फोर्स है ना। और यहाँ पे क्या लग गया आपका, मच्छर, है कि नहीं? अब यहाँ पे मच्छर बैठा, मान के चलिए ये आपका मच्छर है, इस तरह से बैठा मच्छर, तो इस मच्छर का आपका एनर्जी नीचे को लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इस एनर्जी से कहीं ज्यादा आपका ऊपर में फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये नीचे नहीं जा रहा है। बात पकड़ में आ रहा है यहाँ पे? अगर हम बात करें किसका, इसकी, तो देखिए यहाँ पे एंगल बना हुआ है, ये एक इधर गया और ये इधर गया, तो वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो किधर लगेगा, इधर, और इसका रिजल्टेंट इधर। बात समझ में आ गया? और आराम से ये मच्छर इस लेयर पे क्या हो सकता है, बैठ सकता है। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, वो अंदर डूबेगा नहीं। बात पकड़ में आया? इसीलिए जमा हुआ पानी पे मच्छर ज्यादा जल्दी क्या होता है, पनपता है, क्योंकि उसके बैठने से वो अंदर नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसका जो लेयर है, सरफेस है, उसमें क्या है, सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है, और वो एनर्जी मच्छर की वेट से क्या होता है, ज्यादा होता है, और मच्छर बैठने से वो मतलब टूटता नहीं है। टूटेगा तब तो नीचे डूबेगा, और आसानी से निडर होकर वहां पे क्या करता है, वो बैठना शुरू करता है, अंडा देता है, फिर वहां से बहुत सारा ब्रीडिंग हो जाता है।
और बहुत सारे मच्छर वहां से पैदा होने लगते हैं। समझ पाई? जगह तो चाहिए ना उसको अंडा देने के लिए, तभी तो अपना जनसंख्या बढ़ा सके आदमी को काटने के लिए और आदमी डॉक्टर के पास पहुंचे। ठीक, लेकिन क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे क्या छिड़काव करते हैं, कोई फोग या कोई दवाई को छिड़काते हैं या मिट्टी का तेल को छिड़काते हैं, तो मिट्टी का तेल को छिड़काए तो यहाँ पे क्या मिक्स हुआ? इम्प्यूरिटी मिक्स हुआ। क्या मिक्स हो गया? इम्प्यूरिटी। अब इम्प्यूरिटी मिक्स हुआ तो ये आपका लेयर था, यहाँ पे क्या मिक्स हो गया? इम्प्यूरिटी। अब इम्प्यूरिटी मिक्स होने से क्या होगा? आपका सरफेस टेंशन घट जाएगा। अब इस केस में मच्छर यहाँ पे आएगा बैठने के लिए, तो वो यहाँ पर बैठ पाएगा क्या? वो नीचे डूब जाएगा। इसीलिए आप इस केस में मच्छर बैठने नहीं आएगा। एक आधा ट्राई करता होगा, बैठ के देखते हैं, लेकिन डूबने जैसा लगता है तो दोबारा ट्राई नहीं करता होगा। बात पकड़ में आया? तो ह्यूमिडिटी के बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होती है? घटती है। बात पकड़ में आया? दिक्कत नहीं? चलिए, अब यहाँ पे जो सरफेस टेंशन लगती है हम लोग की लिक्विड पे, वो दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक को कहते हैं हम लोग कोहेसन। पहला टाइप को क्या कहा जाता है? कोहेसन। याद रखिएगा, कोहेसन का क्या मतलब हुआ कि जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसन कहा जाता है। यहाँ पे फिगर तो हमने मिटा दिया, देखी थी ना? वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स अगर आपस में अट्रैक्ट करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसन कहा जाता है। लिख लीजिएगा, सिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आया होगा? जैसे कि पानी का मॉलिक्यूल्स को ही क्या करे? अट्रैक्ट करे। इससे पहले हम पढ़े थे ना? तो इस प्रकार का जो अट्रैक्शन होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोहेसन कहते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछती है, याद रखेंगे आप ये। ठीक, एक को कहते हैं अधेशन, दूसरा वाला को क्या कहते हैं? एधेशन। ये देखिए, समझिएगा, जब दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करे? अट्रैक्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एधेशन कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं, आपका जुत्ती क्या हो गया? फट गया, उचड़ गया। आप मोची के पास में जाते हैं तो वहां पे क्या लगाता है? वो एक प्रकार का गम, और उस गम को एधेशन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि आपका जुत्ती का मॉलिक्यूल्स और वो लगा रहा है उसका मॉलिक्यूल्स, क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? दोनों आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और चिपक जाता है, फिर छुड़ाने से भी नहीं छूटता है। बात पकड़ में आया? तो इस प्रकार का जो भी बॉन्डिंग होगा क्या कहा जाता है? एधेशन। किसको कहेंगे? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ पाई होगी बात को? आया समझ में? एधेशन किसको कहते हैं? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमने कि आपका जुत्ती और एक प्रकार का गम का एग्जांपल दिया, दोनों का मॉलिक्यूल्स क्या है? अलग अलग। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और बीच में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्या कहा जाता है? एधेशन। और कोहेसन किसको कहते हैं? सिमिलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? सिमिलर मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब, जैसे आप फेविकॉल देखें, मान के चलिए इधर भी क्या लगाए? फेविकॉल, और इधर भी क्या लगाए? फेविकॉल को लगा के इस जगह पे चिपका दीजिए, है कि नहीं? चिपक जाएगा। इसको कहते हैं कोहेसन। और ये किसकी वजह से हो पाता है? सबका सरफेस टेंशन की वजह से। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो ना वो चिपकता, ना मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। बात पकड़ में आया? तो ये था हमारा सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। क्लियर? चलिए, फिजिक्स को आज हम लोग यहीं पे क्या करते हैं? बंद करते हैं।
ठीक।